नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय का पाठ का प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले आप लोग को तीसरा अध्याय जो आप लोग का है मुद्रा, वचत एवं साख, ये अध्याय जो है बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ा दिए, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये तो तीसरा अध्याय है, इससे पहले आप लोग का 2 अध्याय और भी है। ठीक है, दोनों अध्याय पढ़ा दिए, साथ में उसके प्रश्न उत्तर का भी वीडियो बन चुका। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि सिविक्स का जो है पूरा किताब आप लोग का खत्म हो चुका है, पूरा अध्याय कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद सभी अध्याय का जो है प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। उसी प्रकार से मैं आप लोग को ये तीसरा अध्याय भी कल कंप्लीट करवा दिया था आप लोग का। और आज हम लोग तीसरा अध्याय के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न होगा, पाठ के अंदर जो भी प्रश्न होगा, सभी प्रश्न का आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले इस अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा चुके हैं। तो पूरा अध्याय का जो है प्रश्न उत्तर आज हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। वन शॉटेड है, एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा अध्याय का प्रश्न उत्तर करवा देंगे। और दिमाग में तो भैया तोड़ तोड़ के हम घुसेड़ ही देंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा इस पाठ का, क्योंकि आजकल जो है पाठ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, मतलब अध्याय से भी जो है प्रश्न पूछ देता है, इसलिए अध्याय पढ़ना जरूरी है। चलो भाई शुरू करें। चलो, सबसे पहले जो है आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें जो है सिर्फ आप लोग को रिक्त स्थान दे दिया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के भरने वाला जो है दे रखा है। तो आइए हम लोग इसको 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखिए, कह रहा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय। मैंने आप लोग को इस अध्याय में पढ़ाया था कि आधुनिक युग की प्रगति, आधुनिक युग का जो प्रगति हो रहा है मतलब विकसित हो रहा है, वो किसको श्रेय जाता है, किसको श्रेय जाता है। मैंने आप लोग को बताया था मुद्रा को। ठीक है, क्या बताया था आप लोग को, मुद्रा को। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। क्या है, मुद्रा को ही है। अब दूसरा प्रश्न है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, जीवन शक्ति है। क्या है, जीवन शक्ति है। क्या है, जीवन शक्ति है। ओके, आज ये तीसरा नंबर प्रश्न, ये भरने वाला तो आप लोग को जब पढ़ाए थे उसी समय सबको याद होगा। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है, याद है। चलिए, मुद्रा के विकास का इतिहास, ठीक है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है, इतिहास है, इतिहास है। ओके, यहां पे भी इतिहास भरना है। ओके, एक वस्तु को बदलने में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, कौन सा, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। मैंने आप लोग को पढ़ाया था वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, कोई भी वस्तु देकर वस्तु ले सकते हैं। जैसे आपके घर में गेहूं है और आपका मन है खाने का चावल, तो जिसके पास चावल है आप उसको गेहूं दे दीजिए और उससे उसके बदले में चावल ले लीजिए। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो यहाँ पे था एक वस्तु को के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ओके, तीसरा है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धियां है। मनुष्य की जो है सबसे बड़ी उपलब्धियां है। क्या लिखेंगे, उपलब्धि है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, अब मान लिया जाए मेरा वस्तु का, मान लो चावल का दाम 40 रुपया है, गेहूं का दाम 20 रुपया है, ऐसे में बदलने में एक दूसरे से अखड़ भी होता था और किसी भी वस्तु का एक मूल्य नहीं रख पाते थे। इसलिए जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो मनुष्य की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि मिला हर चीज में। ठीक है, आइए छठा नंबर देखते हैं, मुद्रा विनिमय का क्या है, मुद्रा विनिमय का क्या है, माध्यम है। क्या है, माध्यम है, माध्यम है। ओके, अगला देखिए 7वां नंबर है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य,
प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया, सरल हो गया। क्या हो गया, सरल हो गया। क्या हो गया, सरल हो गया। ओके, चलिए 7वां नंबर हो गया। अब 8वें नंबर देखो, मुद्रा एक अच्छा, मुद्रा एक अच्छा क्या है, मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है। क्या है, सेवक है। चलिए, सेवक है। ओके, आय तथा उपयोग का अंतर, आय और व्यय, उपयोग का मतलब हो गया व्यय, आय और व्यय, आय तथा व्यय, ठीक है। व्यय मीन्स होता है खर्च या उपयोग, ठीक है। आय मतलब कमाए 40 रुपया, खर्च किए 20 रुपया, और माइनस कर देंगे तो अंतर हुआ तो क्या हो गया, 20 हो गया, और ये क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। ये क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, साख का मुख्य आधार क्या है, साख का मुख्य आधार मैंने आप लोग को कल बताया था, विश्वास है। क्या है, विश्वास है। साख का अर्थ ही होता है विश्वास। तो ये जो था रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका 10 था, 10 प्रश्न करवा दिए। ज्यादा समय लगा जी, नहीं लगा ना, आराम से हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, यहां पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है लघु उत्तरीय। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब छोटा में ही आप लोग को आंसर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। चलिए, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना या देना होता है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया जी, समझ में आया। आ जाओ दूसरा प्रश्न देखो, बहुत आसान आसान है। मौद्रिक प्रणाली क्या होता है, मौद्रिक प्रणाली में पैसा आ गया, वही जो चीजें हमें सामान दे के लेना पड़ता था, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे के ले रहे हैं, उसी को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन। ठीक है, क्या होता है, लेन देन होता है। ओके, लेन देन। तो मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन ही मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है, मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट जी, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ तीसरे नंबर प्रश्न पे, मुद्रा का परिभाषा दे, पैसा का परिभाषा देना है, पैसा का परिभाषा देना है। कितना बार बताए थे, शुरू में ही बताए थे आप लोग को। मुद्रा को करेंसी बोला जाता है, पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय एवं विक्रय, मतलब खरीदना और बेचना होता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट आते हैं। आमतौर से किसी देश के में प्रयोग किए जाने वाले मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत में रुपया व पैसा क्या है, मुद्रा है। जो लोग के दैनिक जीवन में खरीदने और बेचने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या है, पैसा है। आज हम कमा रहे क्यों क्या कमा रहे, पैसा कमा रहे, और पैसा से हर चीज खरीद सकते हैं। मैंने आप लोग को वहीं पे बताया था ना कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। ओके, आ जाओ भाई, तीसरा नंबर प्रश्न हुआ। चौथा नंबर देखो कितना आसान है, एटीएम क्या है, एटीएम क्या है। तो एटीएम जो है, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, स्वचालित टेलर मशीन होता है। एटीएम को हिंदी में बोला जाता है स्वचालित टेलर मशीन, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने और जमा करने की सेवा को देते हैं या सेवा प्रदान करते हैं। तो एटीएम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अगर एटीएम का हिंदी पूछ दे तो स्वचालित टेलर मशीन होता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखो, और भी आसान प्रश्न है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है भैया, यह एक प्रकार का क्रेडिट सुविधा है जो बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती है और ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित क्रेडिट सीमा के भीतर धनराशि उधार देने की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग जाइएगा बैंक में तो बैंक से ले लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, और उसमें अगर आपको बैंक जो है 1 लाख का क्रेडिट दे दिया, तो 1 लाख का क्रेडिट दे दिया तो आप जो है 1 लाख का शॉपिंग जाके कर सकते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे जमा कर सकते हैं, अपना क्रेडिट बना सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत। 5 प्रश्न हुआ। आइए नेक्स्ट छठा प्रश्न देखते हैं, बचत क्या है। मैंने बताया था बचत क्या है, आप लोग को बताया था ना जी। चलो, आय और व्यय, मतलब
आमदनी, आय मतलब आमदनी, आय मतलब कमाए जो है, पैसा जो है, और व्यय मीन्स खर्च। आय और व्यय के अंतर को क्या बोलते हैं? बचत बोलते हैं। 60 रुपया आय है, ठीक है, और 40 रुपया व्यय है, मतलब खर्च है। तो 60 में से 40 माइनस करेंगे, 20 रुपया आपका क्या हो गया? बचत हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बचत जो है बचत जो है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आय लिखा गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बचत दो प्रकार, एक नगद बचत, एक वस्तु बचत। नगद बचत में जो हो गया कैश डायरेक्ट बच गया। अब इसी बचत का आप लोग क्या कर लीजिए? जमीन खरीद लीजिए, सोना चांदी खरीद लीजिए। ये भी आपका क्या है? जमीन सड़ेगा गलेगा नहीं। सोना भी खरीद लीजिए, उसका ये आपका प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा। आप कोई मशीन खरीद लीजिए जो उपयोगी है, कोई मशीन खरीद लीजिए। ये सब आपका क्या हो गया? वस्तु संचय बचत हो गया। क्या हो गया? वस्तु संचय बचत हो गया। तो नगद बचत में जैसे रुपया बच जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जमीन बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, या कोई मशीन खरीद लेते हैं जिससे आपको और भी इनकम होगा, उसे ही क्या कहा जाता है? वस्तु संचय कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न। आइए 7वें नंबर प्रश्न, साख क्या है? अच्छी तरह से आप लोग को समझा चुके हैं। उत्तर देखिएगा, साख एक ऐसी समझौता है जिसके तहत ऋणदाता और उधारकर्ता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाओं एवं अविश्वसनीय पर उधार लेता है, वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। तो साख का मतलब होता है, एक होता है, इसमें दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऋणदाता, एक होता है उधारकर्ता, ठीक है। ऋणदाता उधारकर्ता को क्या देता है? उधारकर्ता को पैसा देता है। क्या देता है? पैसा देता है। और पैसा इस प्रकार से देता है कि उसे बाद में वो भुगतान कर सके। जैसे आपको हम दे दिए सिग्नेचर करके चेक दे दिए, ठीक है, चेक दे दिए आपको, ठीक है, या बॉन्ड पेपर पे पैसा दे दिए, ठीक है, बॉन्ड पेपर बना के आपको पैसा दे दिए। ये सब पैसा आपसे हम वसूल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है साख। साख का मतलब होता है एक ऐसा समझौता जिसमें ऋणदाता मतलब पैसा देने वाला, पैसा देने वाला, ठीक है, देने वाला, और उधारकर्ता मतलब पैसा लेने वाला, ओके, को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं अविश्वसनीय पर उधार देता है और वह भविष्य में उसका भुगतान कर दे। इसी चीज का कोई पेपर, कोई साख होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है? साख बोला जाता है। तो ये आपका 7 प्रश्न जो था, शॉर्ट प्रश्न था। आई होप ये क्लियर हो चुका है। आइए अब हम लोग थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा, मजा आ जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली पर कठिनाई पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई होता था, मैंने कल की वीडियो में जबरदस्त तरीका से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। अब आइए प्रश्न है तो उसको तो करना ही है। मैंने आपको बताया था दोहरे संयोग का भाव। मान लिया जाए किन्हीं व्यक्ति को अगर चावल के बदले में सोना चाहिए, मान लीजिए सोना, ज्वेलरी, चांदी, ये समझ लीजिए। किसी को चावल के बदले अगर चावल देते हैं आपको तो आप सोना दीजिए, लेकिन मेरे पास गेहूं है, वो ये कठिनाई हो जाता है। गेहूं वाला को चावल चाहिए, ठीक है, और चावल वाला को क्या चाहिए? सोना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ये दिक्कतें को क्या कहा जाता है? दोहरी संयोग का भाव। मैंने आपको कल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कैमरामैन में, ठीक है। अफ्रीका के कैमरामैन थे जो नाव पार करने के लिए चाह रहे थे। नाविक को क्या चाहिए? सोने का हाथी का दांत चाहिए, और हाथी का दांत जिसके पास था वो कपड़ा मांगता था, और जिसके पास कपड़ा था वो क्या मांगता था? तार मांगता था। तो ये संयोग बस हो जाता है, ये कठिनाई देता है, टाइम बदल देता है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये समस्या होती है जिसे बोला जाता है दोहरी संयोग का भाव। समझिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरी संयोग का अभाव है। इस प्रणाली में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, ठीक है। वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदलने में स्वयं उस मनुष्य की कोई वस्तु लेने का तैयार हो। ऐसे संयोग मिलना कठिन हो जाता है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा है मूल्य का सर्वमान्य माप का अभाव। इसमें मूल्य का माप कैसे होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन नहीं हो पाता था। अब मान लिया जब भैया ये हमारे पास 2 रिमोट है,
ये एगो बड़ा वाला रिमोट है, एक छोटा वाला रिमोट है। अब इसके बदले में हम ये दोनों कैसे बदलेंगे, बदल सकते हैं। कहिएगा ये बड़ा वाला है सर, इसका दाम 120 रुपया होगा, इसका 100 रुपया होगा। यहाँ तो मूल्य का कोई पता ही नहीं था, इसलिए ये चीजें दिक्कत होती थी। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई सर्वमान माप नहीं होता था, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य के विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित किया जा सके। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वस्तु को अधिक मूल्य आंकते थे, जिससे वस्तु विनिमय में कठिनाई होता था। हमारे पास ई वाला रिमोट है और आपको जरूरत है ई वाला रिमोट का, छोटका वाला का। हम कहेंगे कि हमर वाला महंगा है, हमर वाला बड़ा है तो हमर महंगा है। ई कहेगा हमर बड़ा है तो छोटा है, इसमें ज़्यादा क्वालिटी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इसको पता है। तो ये चीज़ें दिक्कतें हो जाती थी। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। इसमें जो था वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाई था लगभग 5 था, 4, हाँ 5 था, तो सॉरी 4 था ना, चारों करवाते हैं आप लोग को फिर से। तो वस्तु के विभाजन में कठिनाई, भैया वस्तु के विभाजन में कठिनाई होता था, वस्तु को वहाँ बांटना ही पड़ता था। कुछ ऐसी वस्तु होती थी जिसे जो बांटने पे नष्ट हो जाता था, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी रिमोट है, 2 व्यक्ति में बांटना है तो इसको तोड़ना ही होगा ना। तो अगर इसका मूल्य होता है 10 रुपया, तो 10 रुपया दे के न दूसरे पक्ष वाले आदमी को ये रिमोट ले सकते थे, लेकिन यहाँ मूल्य है ही नहीं किसी चीज़ का। वस्तु विनिमय प्रणाली में है कि भैया हम देंगे चूड़ा, आप दीजिए हमको शक्कर, यही वाला कहानी है इसमें। ठीक है, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज आदि। बकरिया काट दीजिएगा 2 भाग में मर जाएगा, बकरिया कोई काम के नहीं। ठीक है, क्योंकि इनका विभाजन करने में इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाजितता भी बहुधा कठिनाई का कारण बन जाती है। ओके, विभाजन का कठिनाई, मूल्य संचय का असुविधा। ठीक है, मूल्य संचय की असुविधा वस्तु। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे नाशवान होते हैं तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। बहुत सारी कुछ ऐसी वस्तु होती है, जैसे मछली हो गया, मछली को आप ज़्यादा दिन तक बाहर में रख नहीं सकते, उसे संचय नहीं कर सकते, या तो उसे बेच सकते हैं। आप ग्राहक मिलेगा नहीं तो बेचेंगे कैसे, या किसी को मछली चाहिए तभी दे सकते हैं। या सब्जी हो गया, सब्जी को आप ज़्यादा देर तक संचय का मतलब होता है सुरक्षित, आप नहीं रख सकते हैं। उसका लिमिट समय होता है 5 से 7 दिन, एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन आप किसी सब्जी को ज़्यादा सुरक्षित रखें तब रह सकता है, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मूल्य का पता होता तो वो उस मूल्य पे किसी को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु से वस्तु। अब किसी को सब्जी नहीं चाहिए तो कैसे लेगा, है ही नहीं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। क्या कठिनाई थी, तो आप 4 कठिनाई लिख देंगे। ओके, कौन कौन से कठिनाई मैंने आपको बताया, दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान माप का अभाव। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया वस्तु के विभाजन में कठिनाई, मूल्य संचय में असुविधा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर लॉन्ग प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डाले। मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डाले, भैया मुद्रा का 4 कार्य है। विनिमय का माध्यम, मतलब किसी वस्तु को लेने देने में जो है जो समस्या होती थी, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु देना पड़ता था, तो ये अब समस्या सुलझ गया, क्योंकि पैसा दो भैया और वस्तु ले जाओ, सामान ले जाओ। मूल्य का मापक हो गया, चिप्स, लेज जो भी पैकेट है उस पर एक फिक्स दाम लिख देते हैं, 5 रुपया 6 रुपया जो है। ठीक है, दाम हो गया, बकरी का दाम हो गया, गाय का दाम हो गया, हर चीज़ का दाम अब सुनिश्चित कर सकते हैं, पैसा है तभी। और विलंबित भुगतान का मान, अब किसी को हम पैसा दे दिए, कोनो चीज़ के लिए हम 1 लाख रुपया दे दिए केकरो, तो हमको पता है कि हम 1 लाख रुपया दिए तो उसका 1 लाख रुपया लेंगे, या सूद लेना है या ब्याज जो भी लेना है उसके बोल के ले लेते हैं। ठीक है, पैसा का तो हो जाता, लेकिन वस्तु क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, है कि नहीं। मूल्य का संचय, ये सारा चीज हो गया किसमें, मुद्रा का 4 कार्य है जो इस प्रकार से है। तो ये चारों को हम लोग डिटेल से भी समझ लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग में भी पढ़ना जरूरी है। ओके, आ जाइए, वस्तु विनिमय प्रणाली, इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने बेचने का माध्यम कोई अन्य वस्तु ही होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम
कोई अन्य वस्तु ही होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये होता है। तो विनिमय का माध्यम क्या बन गया? मुद्रा बन गया, पैसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे विनिमय प्रणाली में लिखना था किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदने बेचने का जो माध्यम है क्या बन गया? मुद्रा बन गया। क्या बन गया? मुद्रा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये वस्तु नहीं रहना चाहिए, वस्तु नहीं रहना चाहिए। मूल्य का मापांक, किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य मापने में मुद्रा की इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा, रुपया, पैसा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, विलंबित भुगतान। आधुनिक समय में बहुत सारे कार्य उधार पर होते हैं जिसका भुगतान बाद में किया जाता था। यह मुद्रा के कारण संभव हो पाया। ठीक है, कि भैया 1 लाख लिए हैं तो दे देंगे 1 साल बाद, तो ये संभव है। लेकिन पहले वस्तु दिया जाता था, ना कि पैसा दिया जाता था। मान लिया जाए कोई गाय ले लिया, 1 साल के लिए गाय ले लिया, गाय के बदला में गोबर गाय का यूज किया, दूध यूज किया। ठीक है, लेकिन फिर जो है गाय दे दिया इसको 1 साल बाद, तो फायदा किसको हुआ? जो लिया था, उधार जो लिया था गाय 1 साल के लिए, उसी को पैसा फायदा हुआ, देने वाले को तो फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, मूल्य का संचय, मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा कर रखना चाहते हैं जो मुद्रा से संभव हो पाया। अब मान लिया जाए हमारे बेटा बेटी जो भी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य आगे का, उसके लिए हम चाहेंगे कि भैया उनके लिए हम कुछ पैसा वगैरह बचा के रखें, तो पैसा रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, या उनके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हैं, है कि नहीं? रख सकते हैं। लेकिन पहले अगर वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, लेन देन होता था, उसमें संभव नहीं था, है कि नहीं? तो वस्तु जो है, ये मुद्रा जो है, ये सभी चीजों को क्या कर दिया? संभव कर दिया। ओके, दूसरा नंबर प्रश्न खत्म हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, करा मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, तो लिखना है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए, हमारी सारी आर्थिक व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं हो पाती। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था को हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य, हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य। अगर मान लिया जब भैया एक मोदी सरकार बोला था 1000 का नोट और 500 का नोट बंद, तो बंद हो गया था। जब बंद हुआ था, 2 नोट 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था, तो अस्त व्यस्त हो गया था। लोग जो है, बहुत लोग को तकलीफ हुआ था, बहुत लोग दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो गरीबे लोग को दिक्कत प्रॉब्लम हुआ था, अमीर लोगों ने। ठीक है, तो ये चीजें दिक्कत होता। अभी मान लिया जाए मोदी जी आए कहे कल से पैसा उसा बंद, पैसा उसा बंद, तो पूरे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है डगमगा जाएगा, है कि नहीं? अब गरीब वाला भाड़ा, कोनो गरीब हम चढ़ेंगे तो गरीब वाला हमसे क्या कहेगा? पैसा दो, कहेंगे पैसा चलबे नहीं करता, काहेल गाड़ी चलाएगा? हाँ, सब्जी लेने के लिए जाएंगे, अब हम तो सब्जी लगा नहीं रहे, सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब पैसा देंगे नहीं तो उसके बदले में क्या देंगे? फिर वही आ जाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगे। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं हो पाता। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत जरूर हैं, अवश्य हैं। ओके, तीसरा प्रश्न कंप्लीट। ओके, आ जाओ। करा मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालो, मतलब मुद्रा किस प्रकार से है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है, ये सारा चीज मैंने कल बताया था यार, इसलिए फटाफट करवा रहा हूं, कोई दिक्कत जी नहीं ना? कल मैंने पूरा करवा रखा है, इसलिए नहीं देखें जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़ा चुके हैं। तो मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ वो आपको समझाते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों ने मुद्रा को ही जन्म दे दिया। क्या क्या? मुद्रा को ही जन्म दे दिया। अति प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। इसका इतिहास हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। वस्तु विनिमय में क्या हुआ था? वस्तु विनिमय में क्या हुआ था? इस समय वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता था। एक वस्तु बदले दूसरी वस्तु को दी जाती थी। ओके, ये मैंने बताया वस्तु मुद्रा। इसके अंतर्गत चयनित वस्तुओं जैसे जानवर का खाल मुद्रा का काम करता था। जानवर का खाल, गाय, बकरी, इस बकरी, फिर आया अनाज। पहले क्या आया था? शिकारी युग। मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, शिकारी युग, जानवरों का खाल। उसके बाद आया
कृषि योग क्या आया था, फिर कृषि योग, ठीक है, अनाज वाला कृषि योग आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मुद्रा मान लिया था, जानवर का खाल दीजिएगा तो आपको अनाज दे दिया जाएगा, अगर गाय दीजिएगा तो आपको ये कुछ खाने पीने वाला मिल जाएगा, जो भी सामान, ये सब मुद्रा का कार्य कर चुका था, ठीक है। इसको मुद्रा चयनित किया गया था, कौन में, वस्तु मुद्रा में। नेक्स्ट आता है इसमें धात्विक मुद्रा, फिर क्या आ गया, धात्विक मुद्रा। इसके अंतर्गत पीतल और तांबा का इत्यादि के सिक्के का प्रचलन हुआ। उस समय धात्विक मुद्रा में क्या क्या आया, पीतल और तांबा का सिक्का आया, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्का आया। सिक्का में क्या हुआ, धातुओं से निर्मित ऐसी मुद्रा का प्रचलन हुआ जो देश के सार्वभौम सरकार से मोहर से चलित होता था। फिर आया सिक्का, ठीक है। इस सिक्का जो आया था क्या चीज का आया था, सोना चांदी का आया था। क्या चीज का आया था, सोना चांदी का सिक्का आया था, सोना चांदी का सिक्का। आप अपने दादाजी वगैरह से पूछेंगे तो शायद बता पाएंगे, ठीक है। सोना और चांदी का सिक्का उस समय चलते थे, बहुत पुराने। और उस समय जो है 10 पैसा, 5 पैसा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, इस तरह के सिक्का चलता था, ठीक है। वैसे तो 1 आना 2 आना हम लोग भी नहीं देखे हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक देखा वो बताता हूँ। मैंने 25 पैसा देखा है, 25 पैसा, उसके बाद 50 पैसा भी देखा है, 1 रुपया भी देखा है। तो 1 रुपया भी तो अभी भी तो चल रहा है, लेकिन बहुत कम बच्चे 50 पैसा भी देखे होंगे, ठीक है। 50 पैसे और 25 पैसे बहुत कम बच्चे। अब बताना तो कितने बच्चे ने देखा है, ओके। चलो उसके बाद जो है ये सिक्का पे जो है भारत सरकार, अगर कोई भी देश हो, भारत सरकार का मोहर लगा रहता था। क्या रहता था, भारत सरकार का मोहर, ओके। आ जाइए कागजी मुद्रा। उसके बाद आया कागजी मुद्रा। इसकी सरामत चीन में हुई। इसकी सरामत मतलब कागजी मुद्रा कहाँ बना, तो चीन में। सरामत का मतलब होता है बना, चीन में हुई थी। और आविष्कार बोलिए या सरामत बोलिए, ठीक है, बना या आविष्कार या सरामत, तो चीन में हुई थी। वर्तमान समय में विश्व में सार्वजनिक प्रचलन इन्हीं मुलानों का है, इन्हीं मुलानों का है, यही मुद्राओं का है, ठीक है। इस तरह से किताबी भाषा है। ये जो है कागजी मुद्रा जो है कहाँ से बना था, चीन में सबसे पहले आविष्कार हुआ था। और वर्तमान समय में विश्व के सर्वाधिक प्रचलन इन्हीं मुलानों का हुआ है, मतलब मुद्रा ही सभी देशों में चलती है, ठीक है। उसके बाद देखो कागजी मुद्रा 10 टका, 15 10 टका, 50 टका, 100 टका, 200 टका, और टका बोलिए या रुपया बोलिए, ठीक है। टका कहाँ का मुद्रा है, टका, टका कहाँ का है, मैंने आप लोग को बताया था ना, जल्दी से बताइए टका कहाँ का है। भारत का क्या है, रुपया है। बंगाल का, सॉरी बंगाल का टका है, बंगाल का, बांग्लादेश का ना टका है, ठीक है। नेपाल का आपका रुपया है, पाकिस्तान का आपका रुपया है। अमेरिका का क्या है, डॉलर है, अमेरिका का क्या है, डॉलर है। रूस का क्या है, रूबल है, ठीक है। ये चीजें मैंने कल भी करवा रखा। प्लास्टिक मुद्रा आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ बदल के, ये आधुनिक, आधुनिकतम होना चाहिए, पानों के रूप में सामने आया। एटीएम, सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। अब कहीं पे जाइए पैसा नहीं है भैया, इतना प्लास्टिक कार्ड निकालिए और डालिए एटीएम में पैसा। अरे वाह, सर्दी हो गया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आया साख पत्र। साख पत्र में चेक निकालिए, सिग्नेचर कितना चाहिए भैया, 1 लाख। चेक में सिग्नेचर मारे, 1 लाख होकर नाम भरे, दे दिए, जाओ भंजा लो, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है मुद्रा का विकास हुआ। आई होप ये क्लियर हो चुका हुआ ना जी। आइए ना 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्र पर प्रकाश डालें। पहले तो पूछ रहा है भैया साख है क्या, उसके बाद है कुछ साख पत्र के भी बारे में चर्चा करें। चलो कर लेते हैं। उत्तर समझिएगा, साख पत्र। साख पत्र का मतलब होता है उन साधनों जिनका उपयोग करके साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र मुद्रा कार्य का कार्य करता है। अगर किसी को पैसा देना है, चेक से जो पैसा दे दिए, चेक काट के दे दिए, उसको पैसा दे दिए, ये क्या हो गया, साख पत्र का ही कार्य होता है। किसी को ऋण देना है, किसी को कर्ज देना है, तो किसके, साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र ठीक मुद्रा का कार्य करता है उसी प्रकार से, ओके। आइए समझ लेते हैं कुछ। साख पत्र क्या का कई प्रकार होता है, वैसे 8 प्रकार आपके किताब में दे रखा है। चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्रॉप, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री पत्र, यात्री चेक और पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सब जो है आपका है, इसमें से हम 1-2 बता देते हैं, ठीक है। वैसे कि जब आप
चैप्टर अध्याय वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरा करवाए हैं। चलिए चेक के बारे में समझिए। चेक में मैंने आप लोग को बता ही दिया, ज़्यादा क्या बताया इसमें। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है और उसमें लिखित रकम, लिखित व्यक्ति जो अब इसे यहाँ पे देखो शिवम दुबे का है, ठीक है, दुबे को ये चेक दे रहे हैं और यहाँ पे हम सिग्नेचर कर देंगे और ये चेक दे दिए, यहाँ पे दे दिए किसी बंदा को। यहाँ पे डेट भर देना है, यहाँ पे पैसा भर देना है, यहाँ पे नाम भर देना है, यहाँ पे लिख देना है कितना देना है भैया 20,000 ओनली लिख देते हैं, इसलिए कि इसके आगे और कुछ नहीं लिख दे, ठीक है। इसलिए ये चेक हो गया। ओके, चेक काट के देने, मोटी रकम या हैवी रकम चेक काट के ही दिया जाता है। अब कोई जिसके पास बैंक जाने का समय नहीं है, लोग कह रहा पैसा दीजिए, चेक के काट के दे दिया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। आइए नहीं, बैंक ड्रॉप भी चेक की तरह ही होता है। बैंक ड्रॉप वह पत्र है जो बैंक अपनी किसी शाखाएं या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से कम खर्च में ही एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देशी या विदेशी दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट में देश से किसी दूसरे देश में से जो है बैंक ड्राफ्ट लगा सकते हैं किसी के नाम से, तो वह आपके जिसके नाम से आप लगाइएगा वो व्यक्ति जो है भंजा सकते हैं उसको, बैंक ड्राफ्ट को। ओके, आइए तीसरा यात्री चेक। यात्री चेक ये स्पेशली होता है कि जो यात्रा करना चाहता है वो अपने बैंक से कह सुन के क्या कर लेंगे, यात्री चेक कर ले लेंगे और यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी यात्री बैंक में कोई निश्चित रकम जमा कर देता है पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी रहती। यात्री बैंक के किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा को प्राप्त कर सकता है। इस चेक पे यात्री का हस्ताक्षर का नमूना अंकित रहता है जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, ये चीजें होता है साख पत्र। ओके, 3 बता दिए। एक और आता है प्रतिज्ञा पत्र, ये भी समझ लीजिए। प्रॉमिस, इसको बोला जाता है प्रॉमिस, ठीक है। यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। पत्र में ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि में अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है और आधुनिक समय में साख तथा साख पत्रों का महत्व काफी बढ़ गया है। मतलब प्रॉमिस पत्र, एक प्रतिज्ञा पत्र जो है, अगर आप आपसे भरवा लेते हैं, मान लिया आज आपको 50,000 रुपया की जरूरी है और आज के डेट में हम आपको दे दिए, मान लिया जाए, ठीक है। आज के डेट में आपको 10/10/2023 को हम आपको 50,000 रुपया दे दिए, ठीक है, 50,000 रुपया दे दिए। अब इसमें हम कहेंगे कि 5% चाहिए हमको ब्याज। क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, ठीक है, 5% ब्याज चाहिए। और तो आपका देने का जो तिथि है, देने पैसा रिटर्न बोलिए, रिटर्न करने का जो डेट है आपका, मान लिया जाए 20/10/2024 तक में आप इस पैसे को दे दीजिएगा। ये भी प्रतिज्ञा पत्र में होता, ना तो आगे कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, ये होता है। अरे भैया क्या वो था प्रश्न, तो 5 ही प्रश्न था इसमें, लॉन्ग टाइप प्रश्न में। तो ये आप लोग का क्लियर हो चुका है। देखो इतना आसान प्रश्न दे रखा था कि आराम से हो गया, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा आप लोग को, क्योंकि मैंने ये अध्याय को एकदम ज़बरदस्त तरीका से आप लोग के साथ शेयर किया है, एकदम ज़बरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ा दिया। नहीं देखें तो आपकी गलती है। साथ में आपको बता दे, इससे पहले जो 3 अध्याय आप लोग को पढ़ाए हैं, तीनों अध्याय का प्रश्न उत्तर भी हो गया। साथ में इससे पहले हम आपको सिविक्स का जो है पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, उसका भी आप लोग को जो है वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जाकर आप लोग वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। और भी आप लोग को अगर बेहतर तैयारी करना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।